आज का हमारा टॉपिक है एफ्लाटॉक्सिन्स। इससे पहले मैंने माइकोटॉक्सिन्स वाली वीडियो भी अपलोड की है, दोनों सिमिलर से ही टॉपिक हैं और एफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो माइकोटॉक्सिन्स का ही एक पार्ट है। सो अच्छा होगा अगर आप माइकोटॉक्सिन्स वाली वीडियो भी देख लें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो ज़रूर देख लीजिएगा वो वीडियो, फिर आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि एफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग मच मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट। एफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं, दीज आर नेचुरली ऑकरिंग माइकोटॉक्सिन्स produced as secondary metabolites by some strains of Aspergillus flavus and Aspergillus parasiticus। ये दो फंजाई जो हैं, ये यूजुअली जो टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं उन्हें हम एफ्लाटॉक्सिन्स बोलते हैं। नेचुरली ऑकरिंग होते हैं और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की फॉर्म में ये रिलीज होते हैं। तुर्की एक्स डिजीज़ जो है ये एफ्लाटॉक्सिन्स कोज करते हैं। ऑल्सो डकलिंग्स एंड यंग फीजेंट्स वर अफेक्टेड ड्यू टू एफ्लाटॉक्सिन्स। ये देखा गया था कि तुर्की एक्स डिज़ीज़ जो है इसकी वजह से, ये एक डिज़ीज़ हुई थी इंग्लैंड के अंदर, उसकी वजह से डकलिंग्स और यंग फीजेंट्स जो हैं वो काफ़ी अफेक्ट हो गए थे, क्योंकि ऐसा देखा गया था कि काफ़ी सारे जो डकलिंग्स हैं, फीजेंट्स हैं, एनिमल्स हैं, वो मर गए थे इस डिज़ीज़ की वजह से। फिर जब सर्वे किया गया, ये देखा गया कि तुर्की एक्स डिज़ीज़ जो है ये अफ्लाटॉक्सिन्स की वजह से कॉज हुई है। उससे पहले माइकोटॉक्सिन्स, अफ्लाटॉक्सिन्स, ये सभी बहुत गुमनाम वर्ड्स थे, किसी ने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। बट आफ्टर दिस डिजीज़ अफ्लाटॉक्सिन्स और माइकोटॉक्सिन्स के बारे में अवेयरनेस आ गई। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि अफ्लाटॉक्सिन्स जो हैं वो मेजरली 4 टाइप्स के होते हैं, B1, B2, G1, G2, लेकिन 2 एडिशनल टाइप्स के भी होते हैं जिन्हें हम M1 और M2 के नाम से जानते हैं, B1, B2, G1, G2 एंड 2 एडिशनल M1 एंड M2। जो B1 और B2 अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये यूवी लाइट की ब्लू फ्लोरोसेंस से बनते हैं। B1 और B2 जो अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं ये यूवी लाइट की, अल्ट्रा वायलेट लाइट की ब्लू जो उसकी रेंज होती है, ब्लू फ्लोरोसेंस से ये अफ्लाटॉक्सिन्स फॉर्म होते हैं। वहीं अगर मैं G1 और G2 की बात करूं, तो G1 और G2 जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं ये येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस से प्रोड्यूस होते हैं। ये भी अल्ट्रा वायलेट लाइट से ही प्रोड्यूस होते हैं, लेकिन ये ब्लू रेंज से प्रोड्यूस होते हैं और ये येलो ग्रीन लाइट से फॉर्म होते हैं। नेक्स्टली जो 2 एडिशनल हैं M1 एंड M2, ये लैक्टेटिंग एनिमल्स के मिल्क से आइसोलेट किए गए हैं। सो कुल मिला के हमारे पास 4 अफ्लाटॉक्सिन्स होते हैं, 4 मेन एंड 2 एडिशनल। इसके बाद जो अफ्लाटॉक्सिन्स है उसकी डिस्कवरी हुई, तो उसकी वजह से काफ़ी अवेयरनेस आ गई थी इन सब्सटेंसेस से रिलेटेड। और फिर फूड और फीड जो भी कंटेमिनेटेड है उसने जो इलनेसेस कॉज की, जो बीमारियां कॉज की, वो बहुत ही हार्मफुल थी और उसकी वजह से काफ़ी सारे एनिमल्स की, ह्यूमंस की इवन डेथ भी हुई है। तो अफ्लाटॉक्सिन्स जो है वो आप देख ही सकते हो कितने हार्मफुल होते हैं, कितने हैज़ार्डियस हैं हमारी हेल्थ के लिए। नाउ लेट्स हैव अ लुक एट द बायोलॉजी ऑफ एस्पैरजिलस फ्लावस एंड एस्पैरजिलस पैरासिटिकस। सो ये दोनों की दोनों जो स्पीशीज़ है ना, ये काफ़ी क्लोजली रिलेटेड हैं, क्योंकि जो सेप्रोफाइट्स की तरह हैं ये दोनों ग्रो करती हैं ऑर्गेनिक मटेरियल्स पर, जो कि बचा हुआ जैसे कोई भी मटेरियल है उनके ऊपर ये ऐसे सेप्रोफाइट ग्रो करती हैं। और ऐसा नहीं कि सिर्फ मटेरियल्स के ऊपर, ये सोइल में भी ग्रो कर सकती हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत डेड मटेरियल हो या फिर कोई भी ऑर्गेनिक सब्सटेंस हो, वहाँ पर ये ग्रो कर सकती हैं। तो एज अ सेप्रोफाइट ये ग्रो करती हैं, दोनों काफ़ी सिमिलर हैं। सिमिलर की हम कैसे बात करेंगे कि जो एस्परजिलस स्पीशीज़ होती है ना, इनके जो मेम्बर्स होते हैं नॉन सेप्टेट कोनिडियोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं। ये लोग नॉन सेप्टेट कोनिडियोफोर्स प्रोड्यूस करते हैं, जो कि क्वाइट डिस्टिंक्ट होते हैं हाइफा से, एंड स्वोलन एट द टॉप टू फॉर्म वेसिकल ऑन विच न्यूमरस स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स आर बोर्न। तो ये जो अस्परजिलस होते हैं, इनकी जो भी अगर आप स्पीशीज ऑब्जर्व करोगे, तो ये वाले जो प्लांट्स होते हैं ये टॉप पर से स्वॉलन होते हैं और एक वेसिकल सा फॉर्म कर लेते हैं। उसके अंदर जो है स्पोर प्रोड्यूसिंग सेल्स प्रेजेंट होते हैं, और इन स्पोर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स को हम जनरली फिलिएट्स या फिर स्टेरिगमेटा बोलते हैं। ठीक है, ये हमने कॉमन बात की है एस्परजिलस की, लेकिन अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा डिफरेंस कि ए फ्लेवस और ए पैरासिटिका जो हम दो स्पीशीज बोल रहे हैं, इनमें क्या फ़र्क होता है। तो ए फ्लेवस जो होती है ना, ये ग्रीन येलो कलर की होती है, इसके अंदर जो स्टिग्मेटा होता है वो बाइसीरिएट होता है, कोनिडिया रफ होते हैं और ओवल से स्फेरिकल शेप की ये पाई जाती हैं। लेकिन अगर मैं एस्पैरजिलस पैरासिटिकस की बात करूँ तो ये डार्क ग्रीन कलर की होती हैं, यूनिसीरिएट होता है इसके अंदर स्टेरिगमेटा। ए फ्लेवस के अंदर कैसा था, बाइसीरिएट, इसके अंदर यूनिसीरिएट होता है। कोर्सली इनिक्यूलेट कोनिडिया होता है इनके अंदर, और यूनिफॉर्म होते हैं, इनकी शेप और साइज जो है वो यूनिफॉर्म होती है, सबकी एक जैसी होती है। नेक्स्टली इनका जो मॉइस्चर और टेम्परेचर होता है ना, वो दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है। जैसे कि मैंने माइकोटॉक्सिन्स वाली वीडियो में भी अगर आपने देखी है तो मैंने उसमें बताया था कि जो माइकोटॉक्सिन्स की ग्रोथ होती है ना, वो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी और हाई मॉइस्चर से फेवरेबल होती है। मतलब उनके लिए फेवरेबल कंडीशन है कि उन्हें मॉइस्चर ज़्यादा मिल जाए और उन्हें ह्यूमिडिटी ज़्यादा मिल जाए, तो माइकोटॉक्सिन्स जो है वो ज़्यादा ग्रो होते हैं। तो इनके लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं, मॉइस्चर और टेम्परेचर।
दीज मे डैमेज हेरिडिटरी मटेरियल ऑफ मैन। अगर हम इन्हें इन्फेक्टेड सीरियल्स को या ग्रेन्स को जो कि इन टॉक्सिन से अफेक्टेड है, अगर हम उन्हें कंज्यूम करते हैं तो ये हमारे हेरिडिटरी मटेरियल को भी इन्फेक्ट कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम इफेक्ट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशंस, मतलब कि अगर कोई भी कंटेमिनेशन है उनका कैसा इफेक्ट होता है। अगर हम देखें ग्रेन की क्वालिटी, यानी कि अगर कोई भी वीट है, मेज़ है, वो अफ्लाटॉक्सिन से कंटेमिनेट हो गया है तो उससे क्या होगा, उसकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी। उस वो जो ग्रेन है अब वो बिल्कुल ख़राब हो चुका है, वो खाने लायक नहीं रहा है। तो इसकी वजह से देयर इज़ अ ग्रेट थ्रेट टू ह्यूमन एंड लाइफ स्टॉक हेल्थ एज वेल एज इंटरनेशनल ट्रेड, क्योंकि अगर एक ख़राब हो गया ना तो बाकी भी ख़राब हो जाएंगे, उसके साथ ही ग्रेन्स तो हमें पता ही है साथ साथ ही रखे होते हैं ना, अगर एक ग्रेन ख़राब हो गया तो सभी ख़राब हो जाएंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा, अगर हम मेन बात ये आती है कि अगर हम वही इन्फेक्टेड ग्रेन्स जो हैं वो हमारी फूड में कंज्यूम करते हैं या फिर एज अ फीड हम उन्हें किसी भी एनिमल या फिर किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर जो भी प्लांट्स हैं, कोई भी कुछ भी है, अगर वो उन इन्फेक्टेड ग्रेन्स को खा रहा है, कंज्यूम कर रहा है ना, तो उसमें भी इन्फेक्शन होने के चांसेस है और उसकी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज द मेन इफेक्ट ऑफ अफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेशंस। नेक्स्ट आर द फैक्टर्स फेवरिंग अफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन। अब हमने देख लिया कि टेम्परेचर स्ट्रेस जो है वो उसको फेवर करता है, वाटर स्ट्रेस, insect damage of host plant are major determining factors in mold infestation and toxin production। मेन बात तो इसमें यही बताई गई है ना कि टेम्परेचर और मॉइस्चर और ह्यूमिडिटी, इनका काफ़ी एडवर्स इफेक्ट है। ये वो फैक्टर्स हैं जो कि इसकी प्रोडक्शन को फेवर करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस होंगी। स्पेसिफिक ग्रोथ स्टेजेस, पुअर फर्टिलिटी, हाई क्रॉप डेंसिटी एंड वीड कॉम्पिटिशन आर एसोसिएटेड विद इंक्रीज्ड मोल्ड ग्रोथ एंड टॉक्सिन प्रोडक्शन। मतलब अगर कुछ ऐसी ग्रोथ स्टेजेस होती हैं ना इनकी लाइफ साइकिल के अंदर जिसमें टॉक्सिन का प्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। अगर पुअर फर्टिलिटी है या फिर क्रॉप की डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, वीड के बीच में कंपटीशन है, तो उसकी वजह से भी इनकी ग्रोथ जो है वो इंक्रीज़ हो जाती है और टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होंगे। ग्रोथ ऑफ अदर मोल्ड्स और माइक्रोब्स, मतलब अगर साइड में अगर और कोई भी माइक्रोब्स ग्रो हो रहे हैं तो वो भी इनको इन्फेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम पीनट्स एंड कॉर्न्स की बात करें तो अगर हम इनको प्री हार्वेस्ट कर लेते हैं ना, प्री हार्वेस्ट मतलब कि जब इनकी स्टेज नहीं आई है हार्वेस्ट करने की, लेकिन अगर हम उनको उस स्टेज से पहले ही हार्वेस्ट कर रहे हैं तो इसकी वजह से भी क्या होता है कि दिस फेवर्ड बाय हाई टेम्परेचर, ड्रॉट एंड इंसेक्ट एक्टिविटी। अगर हम प्री हार्वेस्ट कर लेंगे ना तो इससे क्या होगा कि पीनट्स और कॉर्न्स जैसी कुछ चीज़ें, सीरियल्स जो हैं वो उनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है, क्योंकि अगर हम उन्हें प्री हार्वेस्ट कर लेंगे ना तो हमें उनको हाई टेम्परेचर देना पड़ेगा और उसके बाद अगर हाई टेम्परेचर मिलेगा या फिर अगर हमने उनको मॉइस्चर में प्रोवाइड कर दिया है तो भी ये डिजीज़ कोज हो सकती हैं और प्लांट डैमेज हो सकता है। ये हो गई प्री हार्वेस्ट की बात। अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं इनकी पीनट्स और कॉर्न्स की, अगर हम पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं, मतलब हार्वेस्टिंग हमें पहले करनी थी लेकिन हम कर नहीं पाए, हम बाद में कर रहे हैं, तो पोस्ट हार्वेस्ट करने पर जो हमारा पीनट्स और कॉर्न्स हैं, अगर इनको वार्म टेम्परेचर मिला या फिर हाई ह्यूमिडिटी मिली ना तो इनके अंदर इन्फेक्शन हो सकता है। अगर हम प्री हार्वेस्ट अफ्लाटॉक्सिन, प्री हार्वेस्ट अगर हम कर रहे हैं इन पीनट्स और कॉर्न्स की स्पीशीज़ को, तो फिर क्या होगा कि हमें उनको हाई टेम्परेचर से बचाना है, हमें उनको ड्रॉट से बचाना है और हमें उन्हें को इंसेक्ट्स से बचाना है, क्योंकि अगर इनमें से कुछ भी उसको मिला ना हार्वेस्ट को तो फिर उसके अंदर अफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर हम उन्हें पोस्ट हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उनको हमें वार्म टेम्परेचर से बचाना है, हाई ह्यूमिडिटी से बचाना है, क्योंकि पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर अफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाएगी अगर टेम्परेचर उसको वार्म मिला और ह्यूमिडिटी ज़्यादा हुई। तो आई होप अभी आपको ये समझ आ गया होगा, ये मैं एग्जांपल इसमें क्यों लिखे हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग अफ्लाटॉक्सिन प्रोडक्शन, क्योंकि प्री हार्वेस्ट के टाइम पर अगर टेम्परेचर ज़्यादा होती है, ड्रोथ ज़्यादा होते हैं, इंसेक्ट की एक्टिविटी ज़्यादा होती है, तो प्री हार्वेस्ट में अफ्लाटॉक्सिन्स प्रोड्यूस हो सकते हैं पीनट एंड कॉर्न के केसेस में, और पोस्ट हार्वेस्ट के केस में वार्म टेम्परेचर और हाई ह्यूमिडिटी जो है अफ्लाटॉक्सिन्स की प्रोडक्शन को फेवर करती है। अभी तक हमने बात करी अफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं, इनके टाइप्स क्या होते हैं, इनके इफेक्ट्स क्या होते हैं और कौन कौन से फैक्टर्स इसकी ग्रोथ को फेवर करते हैं। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से जो अफ्लाटॉक्सिन्स हैं उनको हम कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो इसके लिए 3 बेसिक अप्रोचेस है, प्रिवेंशन, इनएक्टिवेशन या डिटॉक्सिफिकेशन। मतलब या तो प्रिवेंट कर लो कि कोई टॉक्सिन का प्रोडक्शन हो ही ना, और अगर हो गया है तो उसको इनएक्टिवेट करना है हमें टॉक्सिन को, या फिर हम उसको डिटॉक्सिफाई कर दें। ये 3 हमारे पास अप्रोचेस होती हैं कि हम अगर हमें अफ्लाटॉक्सिन्स को कंट्रोल करना है। सबसे पहले large number of chemical fungicides like ethylene, bromide, sulfur oxide, acetic acid, etc. are found effective preventing mold growth and aflatoxin elaboration। मतलब अगर हम इन केमिकल्स का यूज़ करते हैं ना तो ये काफ़ी हद तक देखा गया है कि ये अफ्लाटॉक्सिन की ग्रोथ को, उनके रिलीज़ को कंट्रोल करते हैं,
कम कर देते हैं। नेक्स्ट इज प्रोपेनोइक एसिड एंड क्रिस्टल वॉयलेट फाउंड टू एग्जिबिट ग्रेटेस्ट एंटी फंगल एक्टिविटी इन लिक्विड मीडियम। जो प्रोपेनोइक एसिड होते हैं या फिर क्रिस्टल वॉयलेट है, अगर हम उनका भी स्प्रे करते हैं, क्योंकि इनके अंदर जो है ना एंटी फंगल एक्टिविटी होती है। अगर अब ये एंटी फंगल है तो ये फंगस को ग्रो नहीं होने देंगे पहली बात तो। अगर फंगस ग्रो भी हो गया है ना तो ये उनको टॉक्सिन्स नहीं रिलीज करने देंगे। तो अगर हम इनका स्प्रे करते हैं ना, लिक्विड मीडियम में स्प्रे करते हैं, तो फिर इससे भी अफ्लाटॉक्सिन्स को हम कंट्रोल कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फिजिकल सेपरेशन प्रोसीजर्स आर मोस्ट सक्सेसफुल टू डिटॉक्सीफाई अफ्लाटॉक्सिन कंटेमिनेटेड फूड मटेरियल। मतलब अब आप उनको फिजिकली सेपरेट कर दो, आपको दिख रहा है कि कोई फीड जो है वो कंटेमिनेट हो चुकी है, तो आप उसको बिल्कुल ही कंटेमिनेटेड फीड को अलग कर दो, डिटॉक्सीफाई कर दो या फिर, ठीक है। नेक्स्ट आता है कि यूवी लाइट जो हम यूज़ करते हैं उस टू डिटेक्ट कंटेमिनेटेड लोट एंड सिग्रीगेट देम आउट। यूवी लाइट से भी हम कंटेमिनेटेड जो फीड है उसको हम डिटेक्ट कर सकते हैं, और अगर एक बार हम डिटेक्ट कर लेंगे तो हम उनको हटा सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज डिटॉक्सिफिकेशन थ्रू हीट ट्रीटमेंट्स। नेक्स्ट वन इज रोस्टिंग, फ्राइंग इन ऑयल्स, स्प्रे ड्राइंग, बेकिंग एंड ऑटोक्लेविंग। ये सभी मेथड्स हैं कि हम कैसे अफ्लाटॉक्सिन्स की ग्रोथ को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड द लास्ट वन हैव इज सनलाइट रिड्यूसेस अफ्लाटॉक्सिन लेवल इन पीनट ऑयल। मतलब पीनट ऑयल की हम अगर बात करें तो उसके अंदर अगर हम उसको सनलाइट प्रोवाइड करते हैं ना सफिशिएंट अमाउंट में, तो उससे भी अफ्लाटॉक्सिन्स का लेवल कम हो सकता है। सो दिस वीडियो वॉज ऑल अबाउट अफ्लाटॉक्सिन्स। आई होप all your doubts are clear now, and still if you have any doubt you can ask me in the comment section. I hope you like the video, and if you like the video don't forget to like, share and subscribe my channel. Thanks for watching.